नमस्कार, मेट्रो सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यमुनानगर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 12वीं की छात्रा ने की है खुदकुशी। कंपार्टमेंट आने से छात्रा ने खाया जहर। परीक्षा परिणाम से अवसाद में थी छात्रा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परीक्षा परिणाम से अवसाद में थी छात्रा। 12वीं की छात्रा ने की खुदकुशी। कंपार्टमेंट आने से जहर खाया है छात्रा ने। कंपार्टमेंट आने से छात्रा परेशान चल रही थी, जिसकी वजह से 12वीं की छात्रा ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। यमुनानगर से एक खबर आपको बता रहे हैं, 12वीं की छात्रा ने खुदकुशी की, जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। पता लगा सुबह 8:30 बजे के आसपास मेरे पास गांव में से फ़ोन आया कि जो मंदिर में सुमरे देवी मंदिर है पानसरा में पुजारी है, उनकी लड़की की डेथ हो गई है। और पता लगा कि शायद कुछ खा लिया उन्होंने, तो नाम मुझे पता नहीं है। तो उसी टाइम फिर मैंने SHO साहब से सारी खबर ली कि अभी रात की बात है 8 बजे के आसपास की। उनका जो भी फॉर्मेलिटीज़ हो, जैसे सबका पोस्टमार्टम वगैरह करवाना है, उसके लिए आप जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वहाँ करो और करवा के फिर उसका दाह संस्कार करें जैसे भी है। एफएमसी कंपार्टमेंट आ गई थी, तो शुरू के दिन जिस दिन उसका रिजल्ट आया उस दिन थोड़ा सा उसने अपने आप को बहुत वैसा महसूस किया। हमने उसे समझाया भी कोई ऐसी बात नहीं है और समझ में आ भी गई थी उसकी, ऐसा लग भी रहा था उसकी गतिविधियों से। लेकिन उसके बाद फिर अभी 2 दिन पहले उसको दोबारा से उसी की मर्ज़ी से फार्म भरवाया जो कंपार्टमेंट थी उसका। उसके बाद उसने फिर शाम के टाइम उल्टी वगैरह करी। गाँव में से डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर ने आकर कहा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो। तो यहाँ पर लेकर आए, 1-2 जगह दिखाया उन्होंने, कहा फिर यहाँ पर लेकर आए इन्होंने। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम के IMT मानेसर में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स के भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद आधारशिला रखी। आपको बता दें कि भवन मानेसर के सेक्टर 2 में लगभग 1400 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनकर तैयार होगा। इस मौके पर अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि प्रिंटिंग एक महत्वपूर्ण विद्या होती है। बहुत से काम जैसे समाचार, पत्रकार प्रकाशन, पुस्तकों आदि की कल्पना प्रिंटिंग के बिना असंभव है। सत्तर साल पहले जिसकी स्थापना हुई और उस स्थापना के बाद जो भी मेंबर्स रहे, प्रेसिडेंट्स रहे, सारे देश भर में आपने उस समय की प्रिंटिंग व्यवस्था को अच्छे से संभाला, विकसित किया, सहायता की। जो प्रिंटर्स में लोग लगे थे उनकी शिक्षा, उनका शिक्षण और उनके रिफ्रेशर कोर्सेज लगातार लगाते रहे, क्योंकि कोई भी जो विधा होती है उस विधा को लगातार जब तक संभाला ना जाए, उसको ट्रेन न किया जाए और सामूहिक प्रयत्न जब तक न किया जाए, तब तक उसकी सफलता संदेहजनक होती है। तो प्रिंट मीडिया एकमात्र मीडिया था जिसके ऊपर लोगों को यानी भरोसा तो आज भी है, उसमें भी था, लेकिन यही एकमात्र साधन होता था। लेकिन जब से टेलीविजन चला है तब से प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसने भी अपना स्थान लिया। लेकिन आज भी एक पीढ़ी ऐसी है जो हमारे प्रिंट मीडिया को ही जिसको करना चाहिए उसी के ऊपर। गुरुग्राम और मेवात से सटी अरावली श्रृंखलाओं पर केंद्र और प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से जंगल सफारी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। ये मनोहर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक योजना है, जिसकी प्लानिंग तैयार की जाने लगी है। इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की माने तो गुरुग्राम और मेवात के हजारों एकड़ में बनने वाली ये जंगल सफारी बेहद खास प्रोजेक्ट है, जिसको केंद्र सरकार की मदद से तैयार किया जा रहा है। सीएम ने बताया कि करीब 3000 एकड़ में बनने वाली जंगल सफारी देश की सबसे बड़ी जंगल सफारी होगी। इसके लिए फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और अन्य विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की सहायता से
और एक जंगल सफारी बनाने का विषय आया। हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ, और पंचायती ज़मीनें भी हैं, पहाड़ी फॉरेस्ट की ज़मीनें भी हैं, और कुछ ज़मीनें अगर गाँव की भी हमको लेनी पड़ेगी तो वो भी लेंगे। कहीं 3000 एकड़ से लेकर के और 10,000 एकड़ के बीच में कहीं भी उसका एक प्लान बनेगा। प्रारंभिक चर्चा है, लेकिन बहुत जल्दी उसका जो है हम डीपीआर बना करके और केंद्र सरकार के सामने रखेंगे। और मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी सफारी इस इलाके में जो बनेगी, ऐसी सफारी शायद ही कहीं आसपास हो। पूरे देश में तो कम से कम इतनी बड़ी सफारी नहीं है। और इस सफारी के बनने के बाद देश और विदेश के पर्यटक यहाँ आएंगे और गुरुग्राम जिले का तो बहुत अच्छा। मानेसर के कासन गांव की 810 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का मामला अब गर्माता जा रहा है। एक तरफ जहां ग्रामीण अधिग्रहण का विरोध करके धरने पर बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो इस जिद में भी अड़ गए हैं कि किसी भी कीमत और किसी भी सूरत में जमीन पर अधिग्रहण नहीं होने दिया जाएगा। इस मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बयान दिया है। सीएम ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर ही ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए, बहुत पहले से उसका अधिग्रहण हुआ है। बीच में कोर्ट में भी लोग चले गए थे। ये 2011 के अंदर सेक्शन 46 हुआ और बाद में कोर्ट के अंदर उन लोगों ने स्टे ले लिया था। स्टे अब टूटा है, कोर्ट ने कह दिया कि इसको आप अधिग्रहण कर सकते हैं। अब उसका केवल अवार्ड सुनाना है। उन लोगों का मत ये है कि अवार्ड हमारा आज के रेट पर सुनाया जाए, लेकिन अब कोर्ट इसका फैसला करेगा या डिपार्टमेंट पहले एक बार अवार्ड सुनाएगा, फिर जैसा कोर्ट करेगा वैसे करेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि जो ठीक उचित दाम है। सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने जीएमडीए की बैठक में शिरकत की। आपको बता दें, जीएमडीए की 10वीं बैठक का आयोजन हुआ और यह आयोजन गुरुग्राम के लोक निर्माण रेस्ट हाउस में हुआ। बैठक में लगभग 1894 करोड़ रुपए के बजट को प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके साथ ही आपको बताते चले, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने पर भी चर्चा की गई है। जीएमडीए की मीटिंग हुई है और ये 10वीं मीटिंग थी जीएमडीए की। इसमें जो 9वीं मीटिंग में कुल मिलाकर के जो एजेंडा था उसको सारे को एक्शन टेकन रिपोर्ट के नाते से दोहराया गया। लगभग 40 आइटम्स थी जो 9वीं मीटिंग की थी। और आज भी जो एजेंडा था उसमें मुख्य रूप से एसपीआर जो यहाँ रोड है, जिसका अपग्रेडेशन का विषय पहले भी चला था, आज उसके ऊपर का विचार करके और उसको वाटिका चौक तक, फरीदाबाद रोड से वाटिका चौक तक होते हुए NH48 तक वो सारा जो है उसका सुधार किया जाएगा और उसको अपग्रेड किया जाएगा। दूसरा जो हमारा ICCC है, जो सिटी का जो एक सर्वेलेंस सारा सिस्टम है, जिसमें 1200 कैमरास तो पहले लगे हुए हैं, उसमें कुछ कैमरे और बढ़ाए जाएं और कुछ एरिया भी उसमें कटौती तक, खास करके जहाँ जहाँ आवश्यकता लगेगी पुलिस डिपार्टमेंट से बातचीत की गई, ताकि उसके कंट्रोल से बहुत सी चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो उसके विस्तार करने के नाते भी उसको प्रिंसिपली अप्रूव कर दिया है। 2722 सिटी कैमरास। गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा का 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे देश भर से आए अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं बीजेपी सरकार की उपलब्धियों और अनुसूचित जातियों के लिए उठाए गए कदमों को लेकर मंथन किया गया। इस कार्यक्रम में 14 सेशन रखे गए, जिसमें से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार और वंचित वर्ग विषय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री इस शिविर में अलग अलग विषयों पर बीजेपी अनुसूचित जाति के मोर्चा के लोगों को संबोधित कर चुके हैं। आपको बता दें, कल इस शिविर का अंतिम दिन होगा, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करेंगे और 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन करेंगे। SC मोर्चा केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन था। इसमें अलग अलग प्रशिक्षण शिविर में 3 दिन में 14 प्रशिक्षण शिविर के हमारे ग्रुप चलेंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता, आज मुख्यमंत्री जी आए थे, जिनका विषय था सरकार और वंचित वर्ग। उसके बारे में जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो वंचित वर्ग है, जो दीनदयाल उपाध्याय
का एक मूल मंत्र है कि अंत्योदय पिछले व्यक्ति को आगे कैसे। गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर में एक सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार में युवती पर फायरिंग कर दी। इलाज के बाद युवती को खतरे से बाहर बताया जा रहा है। दरअसल गाजियाबाद की रहने वाली युवती मानेसर की निजी कंपनी में काम करती है। जब वो कंपनी से जा रही थी तभी बाइक पर आए युवक ने उस पर फायरिंग कर दी। पीड़िता को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसके बाद समय रहते पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि युवती खतरे से बाहर है। एक सिरफिरे आशिक ने युवती पर फायरिंग कर दी है और इस फायरिंग की वजह एक तरफा प्यार बताई जा रही है। साइबर सिटी के फारूक नगर में एक नामी बिल्डर ने दीनदयाल जन आवास योजना के नाम पर 78 लोगों को लाखों रुपए का चूना लगा दिया। जब मामला डीडीपी के पास पहुंचा तो डीडीपी ने बिल्डर को नोटिस जारी करके 7 दिन में जवाब मांगा। दरअसल 2019 में बिल्डर ने फारूक नगर में दीनदयाल जन आवास योजना के लिए 9 एकड़ जमीन का लाइसेंस लिया था, लेकिन बिल्डर ने जिस जमीन का लाइसेंस लिया उसके साथ लगती जमीन पर भी अवैध रूप से प्लांट काट दिए। 3 साल बाद भी जन आवास योजना का लाभ नहीं मिला तो उन्होंने बिल्डर से जवाब तलब किया, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद खरीदार डीडीपी के पास शिकायत लेकर पहुंचे। अगर बिल्डर ने जवाब नहीं दिया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें डीडीपी ने 7 दिन का समय दिया है और 7 दिन के अंदर बिल्डर को जवाब देना होगा। एक्चुअली फरूख नगर का मामला है। इसमें एक दीनदयाल जन आवास योजना के तहत प्लॉटेड कॉलोनी का लाइसेंस दिया हुआ था साव्यासाची ने। साव्यासाची उस कंपनी का नाम था। तो वो कॉलोनी उसने डेवलप की। तो बाद में अभी हमारे संज्ञान में आया कि 2019 में उसने साथ लगती ज़मीन जो कि उसकी नहीं थी और लाइसेंस ग्रांटेड भी नहीं थी, वो उसमें भी उसने प्लॉट सेल करने के एग्रीमेंट कर दिए। एक कहावत है कि यदि कोई व्यक्ति ठान ले तो बड़े बड़े पहाड़ भी चढ़ सकता है। वास्तव में जो सभी संघर्षों को पार करके बुलंदियों तक पहुंचता है, दुनिया उसी को सलाम करती है और वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। जी हाँ, इस कहावत को गुरुग्राम के रहने वाले एक 3 साल 7 महीने के बच्चे हेयांश ने सही साबित करके दिखाया। दरअसल हेयांश ने सबसे कम उम्र में विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट की चोटी के बेस कैंप पर पहुंचकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। हेयांश का बेस कैंप समुद्र तल से 5,664 मीटर की ऊंचाई पर था। हेयांश कुमार ने हिमाचल प्रदेश में अपना औपचारिक प्रशिक्षण पूरा किया, जिसके बाद हेयांश की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी हेयांश से मुलाकात करके सराहना की है। हेयांश कुमार 3 साल 7 महीने 27 दिन में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचा है, जिसकी ऊंचाई 5,364 मीटर है समुद्र तल से। और किस तरीके से ये इसकी प्रैक्टिस रही? सबसे कम उम्र का था ये? इससे पहले कितनी उम्र के बच्चा गया था? इससे पहले 4 साल कुछ महीने का बच्चा गूगल पे शो कर रहा है, वो गया था। और अभी ये यंगेस्ट पर्सन है। इससे कम उम्र का कोई और बच्चा नहीं गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 25 जून 1975 इमरजेंसी लागू होने के दिन को याद किया और ट्वीट करके लिखा कि 25 जून 1975 को भारत इतिहास के एक काले अध्याय का साक्षी बना, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। साथ ही लिखा कि आपातकाल में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, जनता और मीडिया का गला घोटकर प्रमुख लोगों को जेल में डाल दिया था। लोकतंत्र सेनानियों ने जो यातनाएं झेली वो अकल्पनीय हैं। लोकतंत्र रक्षकों को नमन। तो सीएम ने इमरजेंसी को याद करते हुए ये ट्वीट किया है, वो आपको हम दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर।
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा आज बल्लभगढ़ विधानसभा दौरे पर हैं। मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 55 बल्लभगढ़ में आरएमसी रोड का उद्घाटन किया। इसके अलावा बल्लभगढ़ की फ्रेंड्स कॉलोनी में सीवर, पीने के पानी की लाइन और आरएमसी रोड का शिलान्यास करने पर स्थानीय लोगों ने उनका धन्यवाद दिया। वहीं इस मौके पर मूलचंद शर्मा ने बताया कि फरीदाबाद शहर में विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है और सभी की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बल्लभगढ़ में के विकास में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। तो मूलचंद शर्मा ने करोड़ों की सौगात दी है। आरएमसी रोड का भी उन्होंने उद्घाटन किया। ऐसे में लोगों ने उनको धन्यवाद दिया है। कभी कोई धरने पर नहीं बैठा और फरीदाबाद में विकास की जो गति है तेजी के साथ है। धरनों से, प्रदर्शन कभी काम नहीं हुआ करते, पर अपनी बात कह सकते हैं। बात रखने का एक प्लेटफॉर्म है और ये काम क्या है कि कहीं पहले होगा, कहीं बाद में होगा और स्पीड के साथ पूरे फरीदाबाद का काम स्पीड के साथ है और गति के साथ है। और मैं दावे के साथ कहूँ बल्लभगढ़ विधानसभा आने वाले समय में और एनआईटी का रोड जिसका उद्घाटन करा, ये लोगों के लिए वरदान सिद्ध होगा। अपने जेसीबी से मुड़ेंगे, जो हाईवे के जाने गुड़गांव जाना, यहाँ से निकलेंगे। मूलचंद शर्मा जी कैबिनेट मंत्री और हमारे स्थानीय विधायक नीरज शर्मा जी, और हम सभी को धन्यवाद करते हैं जो हमारी 55 सेक्टर की जनता को, इसके अलावा और भी एनआईटी शासी की जनता का, सभी का रास्ता है जिससे हमारी इंडस्ट्री का भी आना जाना है, आदान प्रदान यहीं से होता है। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ऐसे ही काम होते रहे हमारे 55 सेक्टर में। तो हमारी जनता को भी शुक्र है और हमारे एनआईटी शासी की सभी जनता के लिए सब। बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है, जहां बिजली मंत्री ने ट्यूबवेल कनेक्शन पर कहा कि 15,000 कनेक्शन हम पहले दे चुके हैं और 6,000 नए कनेक्शन हम दे रहे हैं, जिसमें से जून 2022 तक हम 48,000 नए कनेक्शन दे देंगे। वहीं उन्होंने बिजली की सप्लाई पर कहा कि गन्ने की बिजवाई के लिए 7 घंटे और धान की बिजवाई के लिए 8 घंटे बिजली सप्लाई की जा रही है। पहले 15,000 कनेक्शन पहले कर दिए थे 21 में, 6,000 कनेक्शन ऑलरेडी हमारे अभी हो गए और अब जो हम करने जा रहे हैं कुछ 16,000 कनेक्शन अभी और करने जा रहे हैं। तो आप ये समझिए कि वो हम इसी जून 2022 तक कर देंगे तो हमारे 48,000 कनेक्शन अब तक रिलीज हो जाएंगे। इसके बाद जो लोगों ने जिन्होंने अप्लाई करा था उनमें कुछ उस पर चले गए सोलर पे, कुछ लोगों ने विड्रॉ कर दिया। तो समझो कि पीछे कोई 25,000 कनेक्शन और रह रहे हैं, वो हम अगले साल में दे देंगे। कोई इश्यू नहीं रहेगा। मेरे ख्याल में इसी साल के एंड तक, जून के बाद भी हम उन्हें। होडल में घड़ी पट्टी मार्ग पर एक ट्रैक्टर ने स्कूटी पर सवार 2 छात्राओं को टक्कर मार दी, जिसमें एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरी छात्रा गंभीर रूप से घायल है। ये दोनों छात्रा सगी बहनें हैं जो स्कूटी पर सवार होकर कॉलेज आ रही थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भेज दिया गया और घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। की तो लड़की है ये दोनों। तो केस कैसा एक्सीडेंट हुआ? ये दोनों होटल, एक महारानी किशोरी में बीबीए फाइनल में है, दूसरी जो एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही है जीएनएम करने के बाद में। ये दोनों स्कूटी से आ रही थी तो रास्ते में किसी अनजान वाहन से इनका एक्सीडेंट हो गया था गड्ढे के आसपास। ये 2 छात्राएं थी, अपने कॉलेज में जा रही थी, जो गढ़ी मोड़ के ऊपर स्कूटी से वहाँ एक्सीडेंट हो गया उनका ट्रैक्टर से, और जिसमें एक लड़की की मौत हो गई और दूसरी गंभीर रूप से घायल है, जिसका मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और मौके से ट्रैक्टर बरामद कर दिया गया है। 1 जुलाई से केंद्र सरकार के आदेश के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अगर इस बीच कोई भी पॉलिथीन यूज करता हुआ पाया जाता है तो 500 से 25,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे में बाजारों और सब्जी मंडियों में प्रयोग होने वाली पॉलिथीन को लेकर के लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है और कुछ ऐसे भी दुकानदार हैं जो सरकार के आदेश के
से पहले पॉलीथीन पूरी तरीके से यूज नहीं कर रहे। उन्होंने कपड़े के थैले बनवा करके अपनी दुकानों पर रखने चालू कर दिए। उनका कहना है कि इससे पॉल्यूशन में काफी मदद मिलेगी। वहीं फल बेचने वाले लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अगर वो सामान खरीदने के लिए बाहर आते हैं तो अपने साथ थैला साथ लेकर आए। उनको अखबार की पॉलीथीन देंगे सर, और एक कॉटन की आ रही है उसको देंगे, और जैसे भी सरकार का आदेश होगा वो हमें मानने होगा। तो ऐसे में जो कंपनियां जो पॉलीथीन बना रही हैं, तो क्या उन पर किस तरीके का असर पड़ेगा जो रोजगार काम कर रहे हैं उसमें? जनाब ऐसा है कि जो कंपनियां बना रही है ना, वो पूरी तरह से या तो बैन हो जानी चाहिए, जो हमारे तक तो नहीं आए। बाजार में कोई चीज़ आती है तो फिर वो वितरण हो जाती है, कोई चोर चोरी फिर लगाते हैं, तो वहाँ से ही जब हमें नहीं मिलेगी तो हम अपना हर तरीके का कोई ना कोई समाधान निकाल लेंगे। अब ग्राहक आपके पास आएंगे तो उन्हें किस चीज़ में सामान देंगे आप? पॉलीथीन देंगे जी, वो देंगे हम कॉटन वाला बैग, और ये जो कागज का लिफाफा बनता है उसमें। सरकार ने जो 1 जुलाई को पॉलीथीन जो बैन करने का आदेश दिया, कितना सही मानते हो सर? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जी, बहुत सिरदर्दी वोट खत्म हो जाएगी सारी। कितनी परेशानी होती थी इस बीच? बहुत ही ज्यादा गैया वैया खा जाती है, रोड पे पड़ी रहती हैं, बोली के लिए करती, गोबर साफ ले करती है गैया की, बहुत परेशानी कहने मतलब ही पड़ने। सरकार का डिसीजन ठीक है, बहुत अच्छा है सर। हमने तो अभी सरकार का आदेश का पालना करते हुए अपने थैले छपवाए हैं। जो सरकार किस चीज़ के थैले हैं? ये कपड़े के थैले हैं। कपड़े के थैले हैं, मतलब कि पॉलीथीन बिल्कुल यूज नहीं करोगे आप? 1 तारीख से बिल्कुल ही बैन है कि हमारे बिल्कुल बैन है। हम तो कह रहे हैं सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है, पॉलीथीन खत्म होनी चाहिए, इससे पॉल्यूशन भी खत्म होगा और साफ सफाई भी अच्छी रहेगी। जो लोग पॉलीथीन यूज करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? देखो, खाली सरकार ही हर चीज़ नहीं करेगी, ये तो हम लोगों को भी समझना पड़ेगा थोड़ा। सरकार को दोषी हर चीज़ में हम ठहरा देते हैं कि भाई सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। कुछ पहल जनता की भी होनी चाहिए। पानीपत की एकता विहार कॉलोनी में शराब के ठेके का विरोध में महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। कॉलोनी वासियों ने बताया कि ये ठेका उगरा खेड़ी एरिया का है, लेकिन दबंग ठेकेदारों ने कॉलोनी में ठेका खुलवा दिया, जिससे कॉलोनी वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे लेकर के कॉलोनी वासियों का कहना है कि दिन भर महिलाएं और स्कूली छात्राओं का आना जाना लगा रहता है। शराब ठेकेदार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द ठेका नहीं हटाया गया तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवा करके शराब ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं वार्ड पार्षद शिव कुमार ने बताया कि कॉलोनी में ठेकों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर प्रशासन ने जल्द से जल्द ठेका नहीं हटाया तो ठेके को आग के हवाले कर दिया जाएगा। महिलाओं के आने जाने की जगह है, महिलाएं गुजरती हैं, बेटियां गुजरती हैं, देर सुबह आने का रास्ता है। हमारी एकता विहार कॉलोनी के अंदर एक सुरेंद्र नाम का ठेकेदार है, जो अपने आप को खलीला का बताता है, और उसने यहाँ जो ये दारू का ठेका खोला है हमारी बसासत के अंदर, जो जबकि ये ठेका उगरा खेड़ी के नाम से है। मैंने सारे कागज निकलवाए, मेरे पास नक्शा है पूरे नगर निगम का, और उसने यहाँ हमारी कॉलोनी के पास ठेका खोल दिया, जिसमें हमारी बहन बेटियाँ यहाँ से जाती हैं, स्कूल में जाती हैं, क्योंकि हमारा मेन रोड पूजा वो सारा का सारा खराब है। हाँ जी, ये इस तरह से जिस तरह से कॉलोनी के बीच में आकर के, आपको सबको पता है कि कानूनन भी ये एक तरह से बैन है कि रियासत जहाँ से 10-20 किलोमीटर तक भी दूर दूर तक ठेका नहीं खोला जा सकता। रिहायशी एरिया में शराब का ठेका नहीं होना चाहिए, ये सब बहुत दूर 2 मील दूर होना चाहिए, और ये ठेका जो है उगराखेड़ी के नाम से है, उगराखेड़ी में जा करके लगे बेहतर है। हमारे यहाँ ये ठेका नहीं चलेगा। मेट्रो सिटी में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।